हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो दिस इज ए क्लास फॉर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के अंदर आज हम जो कर रहे हैं दैट इज लेक्चर नंबर 26। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 से लेकर 25 लेक्चर तक हो चुके हैं। पहले वो देखो फिर ये देखो तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स यहाँ पर हम पढ़ा नहीं रहे, किसी तरह से आपको लर्न भी करवा दे रहे हैं, राइट। सो प्रीलिम्स 2025 के करंट अफेयर्स की सारी टेंशन आप भूल सकते हो। अभी मैं देख रहा था पिछले साल जो मैंने जनवरी के आसपास 25 लेक्चर्स कंप्लीट कराए थे, और इस बार देखो आप सितंबर के अंदर अपन ने 25 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। तो हम काफ़ी स्पीड से चल रहे हैं और सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे, डोंट वरी। ठीक है। अभी बहुत सारा टाइम हमें बचा है, तो हम करंट अफेयर्स को धीरे धीरे, जैसे एक दो दिन अगर लेक्चर मिस भी हो जाता है तो घबराया मत करिए। करंट अफेयर्स की पूरी क्लास में करूंगा, चाहे आप इसको शेयर करें चाहे ना करें। ठीक है, दैट डजेंट मैटर। कि इस बार करंट अफेयर्स की पूरी क्लास, कंप्लीट क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। इसके साथ साथ और भी इनोवेशन हम इसके अंदर करते रहेंगे धीरे धीरे, राइट। अभी एक मैराथन सेशन भी हम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, विद इन 2 और 3 डेज हम मैराथन सेशन इसके अंदर लॉन्च कर देंगे, जिसके अंदर कंप्लीट कंपाइलेशन जो होगा उस इन वीडियोस का कंपाइलेशन होगा, वो आप देख सकते हैं और अपना रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं आपको डेट अनाउंस करता हूँ किस डेट को मैं वो मैराथन सेशन आपको बना कर दूंगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक मॉड्यूलर कोर्स स्टार्ट करा इकोनॉमिक्स का। दिस कोर्स इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, फाउंडेशन से लेकर एडवांस सब कुछ इसके अंदर पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस रहेगा, पीडीएफ ऑफ कंप्लीट नोट्स और सारे स्पेशल प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट सीरीज, मींस बेस्ड टेस्ट सीरीज। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर हम एक तरह से आपको योजना, कुरुक्षेत्र, बजट, इकोनॉमिक्स सर्वे, इन सब में से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी चीजें कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। इसी के साथ साथ डेली टेस्ट भी यहाँ पर होता है। डेली टेस्ट सोच कर देखो, डेली टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं, मतलब हर दिन 5 से 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है। अगर मान लो ये क्लासेस 60 क्लासेस भी चलती है तो आपके यहाँ पर देखो 350 क्वेश्चंस तो यहाँ पर कंप्लीट हो ही जाते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ आपका टेस्ट सीरीज भी होता है। जैसे अभी 2 टेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। ठीक है। तो उसके अंदर टेस्ट 1 टेस्ट 2 के अंदर से भी क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो मेरा ये प्लान है किसी भी तरह से तुमको मेरे हाथों से 1000 क्वेश्चन करा दूं, किसके अंदर 1000 तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, 800 से 1000 के बीच में क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपका इकोनॉमिक्स का टेंशन ही खत्म, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इथिक्स का कोर्स हमने लॉन्च करा है। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक है। फोर्थ कोर्स जो है वो इंडियन पॉलिटी है। इसके बाद ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये भी काफी अच्छे कोर्सेज बने हुए हैं, ये भी आप इसके अंदर परचेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो हम पहली हमारा टॉपिक पढ़ते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, एमपीएलएडी। एमपीएलएडी क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, ठीक है, उनको है ना अपने, क्योंकि वो क्या होता है, देखो अगर हम देखें देश के अंदर वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है। हम लोगों ने क्या करा है, उन लोगों को कहा है कि भाई जाओ हमारे माथे पे बैठ जाओ और हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करो। ठीक है ना। और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमको कोई भी बात कहनी होगी, कोई भी कानून के लिए बोलना होगा या फिर कुछ भी चीज करवानी होगी तो हम इनका सर पकड़ेंगे, भाई साहब हमारा ये काम करा दो। ठीक है। क्योंकि हमने आपको क्या करा है, हमने आपको एक तरह से यहाँ पर इलेक्ट करा है, तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम हमारी आवाज उठाओगे पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि इनको ये काम करवाते हैं पर इनके पास पैसा नहीं होता है। ठीक है। तो क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज ए एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है। लोग इससे बोलते हैं भाई ये काम नहीं करा है, ये काम नहीं करा है, तो इसको कुछ पैसे दे दो, इसकी जेब के अंदर कुछ पैसा डाल दो। तो 5 करोड़ रुपए का एक फंड होता है, दैट इज नोन एज 5 करोड़ रुपए का फंड होता है, दैट इज नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो फंड यूज हो रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, दैट इज नोन एज एमपीएलएडी। ठीक है। अभी न्यूज में क्यों है भाई साहब ये एमपीएलएडी? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा, नियरली 75% of allocated fund to 39 members of parliament in Tamil Nadu under the MPLAD have not been utilized so far। अभी तक वो उसके अंदर ही पड़ा है, उनके फंड के अंदर ही पड़ा है, अभी तक उन्होंने यूटिलाइज ही नहीं करा। कैसे होते हैं ना यार ये रिप्रेजेंटेटिव अपने, ठीक है, इनके पास पैसा भी पड़ा हुआ है। ठीक है। ये बस इनको कहने भर की देर है और फिर उससे हमारे काम बन जाएंगे, पर फिर वो भी नहीं कहते, सोते रहते हैं बस सारे दिन भर। ठीक है। अब देखो ये लोग है 39 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, भाई कर लेते अपने फंड को यूज, कुछ भला ही हो जाता। ठीक है। अपने लोकल एरिया का भला करते, पर वो भी नहीं करना है इनको। ठीक है। पता नहीं क्यों क्यों बन जाते हैं और कैसे बन जाते हैं, राइट। कैसे बनते हैं वो तो सर हमको पता है, हम ही इलेक्ट करते हैं, राइट। तो एमपीएलएडी क्या है, इज ए प्लान स्कीम फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंटर पूरा पैसा दे रहा है इसके अंदर। इसके अंदर एनुअली एमपीएलएडी फंड के अंदर एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उसको 5 करोड़ रुपए की सहायता दी जाती है कि 5 करोड़ रुपए आपके अंदर। अब ये आदमी खुश हो जाएगा, देखो ये नेता खुश हो गया कि बोला अरे वाह मेरे पास 5 करोड़ रुपए आएंगे, वाओ इट इज वेरी नाइस। बट यहां पर आपको बता दें 5 करोड़ इसकी डायरेक्टली जेब में नहीं आ रहे हैं।
ओके सर, तो 5 करोड़ किसके पास जा रहे हैं अभी पूरा बताएंगे, इसीलिए तो उसको आलस आ रहा है। अगर 5 करोड़ उसकी जेब में आ रहे होते तो सारे पैसे खर्च करता, 1 करोड़ खुद रखता और 4 करोड़ खर्च कर देता, पर इसकी जेब में नहीं आ रहे तो ये सोया हुआ है ना। 39 MP जो है उन्होंने फंड ही यूज नहीं करा यार, गजब है। MPLAD इज ए प्लान स्कीम फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द एनुअल MPLAD फंड एंटाइटलमेंट पर MP कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 करोड़ रुपीज। तो इसको मजा आ गया भाई, अब तो 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, मजा आ गया। ठीक है, बट ये 5 करोड़ रुपए इसको नहीं मिलते, तो देखो इसकी कैसी हालत हो गई। ठीक है, इसको नहीं मिल रहे 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए एक्चुअली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जेब में नहीं जा रहे हैं, बट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है ना उसके पास जा रहे हैं। बट दिस अमाउंट इज नॉट डिसबर्स्ड डायरेक्टली टू द MP बट टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑफ द चूजन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि कौन कौन से काम करवा सकते हैं। मतलब क्या होगा कि जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा, मान लो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से बोलूंगा कि भाई ये वाला काम मेरा करवा दो। देखो एक्चुअली कैसे होता है, यहाँ पर देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड्स वर्क बेस्ड ऑन द लोकल नीड्स ऑफ द सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी। मेरे पास मेरे लोग हैं बहुत सारे, कॉन्स्टिट्यूएंसी को बोला कि सर आपको MP बनाया, ये काम तो हो ही नहीं रहा। मैंने कहा चलो ये काम तो मैं अपने फंड से ही करवा देता हूँ, ठीक है, मेरे पास है ये, तो इसके ऊपर तो मेरी अथॉरिटी है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से बात करूंगा, कहूंगा भाई ये वाला काम करवा देना, मेरा जो 5 करोड़ का फंड है ना उसमें से यूज करके ये वाला काम कर देना। सैंक्शन एलिजिबल वर्क्स, सेलेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन एजेंसी। ठीक है, फिर कंप्लीटेड एंड ऑनगोइंग वर्क लिस्टेड एट द DA's ऑफिस। ठीक है, DA's ऑफिस के अंदर ये पूरा लिस्ट होता है, ये पूरा काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस पे ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, ये वाला काम कंप्लीट हो गया है, ये वाला काम है, इस तरह से। फिर सिटीजन कैन फाइल RTI की, इसके बारे में पता करने के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो स्कीम चलाई गई है वो मिनिस्ट्री मॉस्पी मिनिस्ट्री से चलाई गई है। मॉस्पी का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसके अंदर इसको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कह रहा है कि भाई हम आपको फंड दे रहे हैं 5 करोड़ का, जो MP कहे तुम्हारा वो वाला काम इसके अंदर करवा देना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब MP जो है वो कहाँ कहाँ काम करवा सकता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ कहाँ काम कर सकता है, ये अपन इसके अंदर देखना होगा। तो लोकसभा का है मामलो, तो अब देखो लोकसभा का भी MP होता है, राज्यसभा का भी MP होता है ना भाई, राज्यसभा का भी MP होता है। अब राज्यसभा के अंदर एक तो इलेक्टेड MP होते हैं और एक नॉमिनेटेड होता है। पहले लोकसभा के अंदर भी इलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड थे, राइट, दो नॉमिनेटेड थे एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से, ठीक है, अब नहीं है वो, राइट। तो लोकसभा के अंदर भी इलेक्टेड होता है और नॉमिनेटेड होता है, ऐसे अपन मानकर चले। ठीक है, राज्यसभा के अंदर भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होता है, ऐसा मानकर चले। तो इलेक्टेड वालों को तो ऐसा कह रखा है कि भाई देखो तुम जो है ना वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही काम करा सकते हो। ठीक है, तो इलेक्टेड अगर यहाँ पर है, ठीक है, अगर इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, ये पूरे स्टेट के अंदर काम करा सकते हैं जिस स्टेट के हैं, और लोकसभा के हैं तो ये क्या है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर करवा सकते हैं। ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स को बोला कि भाई तुमको जो मर्जी हो पूरे भारत के अंदर कहीं करवा देना, कहीं अमेरिका में मत करवा देना, पर भारत के अंदर कहीं भी तुम करा सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या है, लोकसभा मेंबर कैन रिकमेंड वर्क विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करना होगा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन रिकमेंड वर्क विद इन द स्टेट ऑफ द इलेक्शन। ठीक है, स्टेट ऑफ इलेक्शन के अंदर जो जो स्टेट का, जैसे राजस्थान का MP है ना, तो राजस्थान का MP राजस्थान के अंदर कहीं भी काम कर सकता है। और नॉमिनेटेड मेंबर है ना लोकसभा और राज्यसभा का, कैन रिकमेंड वर्क एनीवेयर इन द कंट्री, भारत देश के अंदर कहीं भी करा सकते हैं। ठीक है, तो एक आदमी ने, ये था नॉमिनेटेड मेंबर था, ठीक है, उसने क्या करा, उसने एनीवेयर उसने एनीवेयर ही पढ़ा, इन कंट्री नहीं पढ़ा, तो उसने क्या करा, अमेरिका के अंदर एक कुआं खुदवा दिया, डेवलपमेंट वर्क करवा दिया। ठीक है, बताओ कौन था उस MP का नाम बताओ जल्दी से। उसने कहा कि हम अपने MPLAD फंड को यूज करके क्या करेंगे, है ना, क्योंकि एनीवेयर ही लिखा हुआ है इसके अंदर, इन द कंट्री तो पढ़ा नहीं उसने, तो अमेरिका के अंदर कुआं खुदवा दिया। बताओ क्या नाम था MP का, कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, कोई नाम नहीं था, मजाक कर रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, तुमको ही लग रहा होगा कौन सा MP आ गया ऐसा। इफ ए लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी स्प्रेड ओवर मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट, अगर मान लीजिए कोई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा है, स्प्रेड ओवर है, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन चूज एनी ऑफ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज द नोडल डिस्ट्रिक्ट इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। कोई भी इन दोनों में से एक डिस्ट्रिक्ट को चुनकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से कह सकता है, क्योंकि इसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अलग होगा भाई, ये डिस्ट्रिक्ट अलग है, जिसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अलग होगा। अब मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इसमें दोनों ही डिस्ट्रिक्ट आ गई हैं, जिससे उसको इलेक्ट किया गया था लोकसभा के MP को, तो भाई किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़कर वो काम करवा सकता है उसके अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। Member of Parliament shall give his choice of nodal district in the annexure 1
NX1 और गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह से वो बता सकता है भाई मेरा प्रिय डिस्ट्रिक्ट ये है, मैं इसमें काम कराऊंगा, मेरा MPLAD फंड जो होगा ना मैं इसके अंदर ही यूज करूंगा, डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 के अंदर, डिस्ट्रिक्ट 2 में नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या है, ये एक तरह से ये वाली मिनिस्ट्रीज के अंदर है। अब क्या क्या काम करा सकते हैं, कुछ भी काम करा सकते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कैलेमिटीज आ गई, कुछ फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, हेल स्टॉर्म आ गया, अवलांच आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो गया, इन सब के अंदर ये काम करवा सकते हैं, अपनी तरफ से काम करा सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें और है। MP से ऐसे बोला जाता है कि देख भाई MP, अपना सारा पैसा है ना तू खर्च तो कर रहा है, पर कुछ पैसा आपको 15% जो है MPLAD फंड का आपको उन एरिया में करना होगा जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो तेरे को 5 करोड़ रुपए दिए ना, तो 5 करोड़ रुपए का 15% जो होगा वो तेरे को उस एरिया के अंदर करना होगा जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। दूसरा 5% उन तक जगह करना होगा जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। मतलब इसका 20%, मतलब 20% 5 करोड़ का कितना हुआ, 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए तो उसने SC ST के ऊपर खर्च करना है, जिसमें आप देखिए 15% जो है 85,000 रुपीज SC के पास, 85 लाख रुपीज है SC के अंदर, और 5% 5% जो है 5 लाख रुपीज ST के अंदर यहाँ पे खर्च करना है इसको, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 15% ऑफ MPLAD एंटाइटल फॉर द ईयर्स फॉर एरियाज इनहेबिटेड बाय द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, और 5% जो होगा शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन। अब देखो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है ना वुड बी रेस्पॉन्सिबल, ये रेस्पॉन्सिबल होगी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ये सब काम करवाने के लिए, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन ऑफ द वर्क अंडर द स्कीम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्क अंडर द इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। हर साल उसको 10% वर्क जो होगा ना अपना, वो तो उसको क्या करना होगा, वो उसको इंस्पेक्ट करना होगा कि भाई सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आपको एक अनाउंसमेंट करते हैं, बहुत ही प्यारा अनाउंसमेंट है, मजा आ जाएगा सुनकर। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, ठीक है, 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ तो गलती कर रहे होगे, उसके लिए एक वीडियो मैं आपको अभी भेज रहा हूँ। असली बात आपको पता चलेगी 25 सितंबर को, ठीक है। अभी उसका अनाउंसमेंट है, देख लो एक बार। If you are giving the prelims examination again and again and you are not getting the success, then this is a very big problem for you. No doubt about that कि आप बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इसमें भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो IAS एस्पिरेंट की नई कम्युनिटी बनी है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बार बार दे रही है पर सक्सेस नहीं हो रही, जिसने अपने मेंस का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ये स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। इनकी प्रॉब्लम कोई समझ भी नहीं पा रहा है और इनके लिए कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं, उनको सेल्फ डाउट आ जाता है, उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें चलती रहती है और उसके कारण आपकी एफिशिएंसी अगेन बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच का अनाउंसमेंट 25 सितंबर को होगा। तो 25 सितंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। देख लिया, बहुत बढ़िया बैच होने वाला है ये, ठीक है। चलो उसके बाद अंदर बताएंगे हम तुम्हारी क्या क्या गलती होती है, उस बैच के अंदर बताएंगे कि क्या क्या गलती होती है तुम्हारी और किस तरह से तुमको सुधार करना चाहिए, और उस बैच के अंदर सब कुछ बताया जाएगा, फीस कैसे, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, कब से स्टार्ट हो रहा है बैच, ये सब चीजें बताया जाएगा, राइट। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस क्या है, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस मतलब NRI का दिन है ये, ठीक है। NRI वो पर्सन होता है जो किसी जमाने में हमारे यहाँ पे रह रहा होगा, ठीक है, बट अब परदेशी बन गया, कहीं दूर जाके रहने लग गया, या फिर उसके ग्रैंडफादर या फिर फादर कोई हमारे यहाँ पर रह रहे होंगे पहले, ठीक है, तो वो NRI मतलब कुछ कुछ लिंकेज है उसका हमारे देश से, दैट इज नोन एज NRI, राइट। अब रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स ऑन द ओकेजन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। अभी प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है 9 जनवरी को होता है 2024। सर बड़े धूमधाम से बनाया होगा? नहीं, बिल्कुल धूमधाम से नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 2023 को बनाया था धूमधाम से। अच्छा, अभी ये 2 साल में एक बार बनता है, क्योंकि अच्छा 2 साल में एक बार बनता है, तो मतलब 2025 को बनाएंगे धूम और धाम से, बिल्कुल धूमधाम से बनाएंगे, राइट। तो आप ये याद रखना 2 साल में एक बार ये निकलता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इज सेलिब्रेटेड वंस इन एवरी 2 ईयर्स टू स्ट्रेंथन द एंगेजमेंट। अब देखो हमारे जो प्रवासी जो भारत से किसी तरह से लिंक्ड है, ठीक है, NRI जो है जो दूसरे देशों में रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए, हमारा कल्चर वही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारा सब कुछ वही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे लिए एक तरह से
यहाँ के जो लोग हैं और हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में एक तरह से ये क्या है, एक तरह से ये लिंक है एनआरआईज, ठीक है। तो उनके लिए बनाया जाता है कि कोई एनआरआई है उसने, अब फिर ये होता है ना परदेश, वो स्वदेश मूवी देखी होगी तुमने, परदेश बोल रहा हूँ, स्वदेश मूवी देखी होगी, उसको शाहरुख खान को रोना आ जाता है ना, ऐसे बहुत सारे रोते रहते हैं वहां पर, तो कुछ अच्छा अच्छा काम कर देते हैं भारत के लिए, भारत के अंदर कंट्रीब्यूट कर देते हैं कि हमारा किसी जमाने में ये देश हुआ करता था, तो कंट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। तो इसके उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको कमेंसरेट करने के लिए ये दिवस बनाया जाता है, दैट इज नोन एज पीबीडी, प्रवासी भारतीय दिवस। चलो, January 9 was chosen as a day to celebrate this occasion since it was on this day in 1915 that Mahatma Gandhi, the greatest Pravasi, returned to India आए from South Africa, led India's freedom struggle and changed the life of the Indians forever. It is flagship event किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का फ्लैगशिप इवेंट है। ड्यूरिंग द कन्वेंशन सेलेक्टेड ओवरसीज सिटीजन्स इंडियंस आर आल्सो ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, उनको ट्रॉफी वॉफी दे देते होंगे, कुछ कर देते हैं उनको, राइट। चलो नेक्स्ट इज कपड़ागंज शॉल। कपड़ागंज शॉल क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। अभी देखो बहुत सारे जीआई टैग्स दिए गए हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स दिए गए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, उनको पढ़ते रहेंगे हम, 17 टॉपिक तो हमारे यहीं से निकल जाएंगे, ठीक है, एक एक मिनट के टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है। उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर हैव रिसेंटली रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग इनको मिला है। तो ये क्या है, कपड़गंदा शॉल, कपड़ागंज शॉल क्या है ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कपड़गंज शॉल जो है ये क्या है ये समझे, देखो एम्ब्रॉयडेड क्लोथ है ये एक तरह से, ठीक है। उड़ीसा का है, सबसे पहले तो ये याद कर लो भाई कहाँ का है, उड़ीसा। ऐसा कपड़ा जो गंदा नहीं होता है, ठीक है, तो और सा है ना, ये कपड़ा कपड़ा है पर गंदा नहीं हो रहा है, और सा हो गया, ठीक है। तो और कपड़ा अगंदा शॉल, ऐसे ऐसे याद कर लो, कपड़ अगंदा शॉल, ठीक है, याद हो ही गया होगा अब तो, उड़ीसा है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई साहब इसके अंदर ये पूरा कल्चर दिखा रखा है, इसके अंदर इस शॉल के अंदर, शॉल जानते हो कब कब यूज करते हैं, सर्दियों में यूज करते हैं, इसके अंदर पूरा कल्चर दिखा रखा है। देखो, कोर्स क्लोथ विद रेड येलो एंड ग्रीन कलर थ्रेड, ग्रीन का मतलब क्या है, माउंटेन्स, ये देखो ये ग्रीन कलर का मतलब माउंटेन है, येलो कलर स्टैंड फॉर द पीस, येलो कलर पीस के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। और रेड कलर जो स्टैंड कर रहा है वो क्या है, एज ए सिंबल ऑफ ब्लड, खून कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है सर, लाल रंग का क्यों होता है खून, वाई द ब्लड इज ऑफ रेड कलर, रेड कलर का क्यों होता है बताओ जरा, खून लाल ही क्यों होता है, पीला क्यों नहीं होता, ठीक है, हरा क्यों नहीं होता खून, लाल ही क्यों होता है, ठीक है। ये सर्च करना, बताना मेरे को, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मैं भी पढ़ रहा था आज, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी जो अपन कर रहे हैं ना, कल मैं पढ़ाऊंगा, 2-3 दिन से नहीं हो रही, बिकॉज वही कोर्स का पूरा हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत मेहनत लग रही है उस कोर्स के अंदर, जो अभी मैंने आपको बताया कि इस कोर्स जो अभी अनाउंस करा था इसके अंदर, तो उसके अंदर बहुत प्रिपरेशन कर रहे थे हम, तो अनाउंसमेंट कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए बहुत दिमाग लगाकर हमने कराया, वीडियो बनाया उसका, तो उसके अंदर बहुत सारा टाइम लग गया, राइट। एक 1.5 दिन तो हमको ये सोचने में लग गया कि बच्चे फेल क्यों रहे हैं, ठीक है, बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट से हमने बात करी कि भैया क्या क्यों नहीं कर पा रहे हो, सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा वीक लगा हमको, ठीक है, इसको करने के अंदर, इसलिए आपकी क्लासेस थोड़ी डिले हुई, अब आपकी क्लास रेगुलर आती रहेगी, राइट। बहुत दिनों से सोच रहा हूँ मैं ऐसा कोई बैच निकाल दूं, ऐसा कोई बैच निकाल दूं, अभी इसमें है क्या, असलियत क्या है वो तो 25 तारीख को ही आपको पता चलेगा। खैर, तो ये समझ में आ गया, तो ये पूरा का पूरा कल्चर इसका दिखा रहे हैं, उड़ीसा का, ओडिशा है सर, कपड़गंज, ठीक है। The motifs in the shawls are mostly lines and the triangle. Lines है, triangle है, believed to be reflection of the importance of the mountain of the community, है ना। कम्युनिटी, ये माउंटेन कम्युनिटी के लिए जो है, ये ट्राइबल एरिया जो है ना, ट्राइबल लोग वो ये निकालते हैं, स्पेशली डोंगरिया टाइप्स, डोंगरिया कोंध ट्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, शॉल इज worn by the both men and women and the डोंगरिया गिफ्ट इट टू देयर फैमिली मेंबर्स एज ए टोकन ऑफ द लव एंड अफेक्शन, कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो लो पकड़ो शॉल, ठीक है। वुमेन एंड embroidered by the women of the Dongriya Kond tribes are particularly vulnerable, पीवीटीजीज मतलब एक तो ट्राइबल ग्रुप होता है, ट्राइबल ग्रुप में भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप जो होता है, दैट इज नोन एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन द नियामगिरी हिल्स इन द उड़ीसा, रायगंदा एंड द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। द शॉल रिफ्लेक्ट द रिच ट्राइबल हेरिटेज ऑफ द डोंगरिया कोंड्स, डोंगरिया कोंड्स का रिच ट्राइबल हेरिटेज इसके अंदर दिखता है इसके अंदर। अब देखो अब देखो, कपड़ागंदा शॉल जो है ना, was worn by the community members during their visit
टू द जयपुर किंग्स कोर्ट, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि भाई ये जब जयपुर के किंग आए थे, ठीक है, जयपुर, जयपुर नहीं जयपुर, है ना, जयपुर तो राजस्थान के अंदर है फिर, राइट। ये वाले जो किंग के कोर्ट के अंदर इन्होंने ये पहन कर आए थे ट्राइबल लोग, और वेजिटेबल फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, उसको एक तरह से गिफ्ट करा था। लो साहब, जैसे वो नहीं था पंचायत, पंचायत सीजन देखा है, उसके अंदर वो लौकी गिफ्ट करते हैं ना, लौकी, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द कपड़ गंदा गंध cloth by the Dongres started during the period of the King Vikram Dev of Jaipur in mid 17th century. I hope this is clear. This is clear to everyone. चलिए, नेक्स्ट इज साइक्लिसिटी ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। साइक्लिसिटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है ये अपन देखते हैं। अभी ये न्यूज में क्या है, इंटरिम बजट सरप्राइज मैनी, बहुत सारे लोग सरप्राइज हो गए कि शार्प फिस्कल डेफिसिट कट करा आपने, ठीक है, कि बहुत सारा फिस्कल डेफिसिट कट करा गया है। इसके अंदर फिस्कल टारगेट जो है ना वो बहुत कम करा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, पता नहीं इस साइड एकदम से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, अनबियरेबल। जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। अब ये ना बजट के अंदर इंटरिम बजट का बात है। इंटरिम बजट के अंदर ऐसे बोला गया कि फिस्कल कंसोलिडेशन करेंगे। फिर जो टॉप वाला बजट आया अपना पूरा एनुअल बजट जो आता है, उसमें बोला गया हाँ फिस्कल कंसोलिडेशन करेंगे, ठीक है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, फिस्कल डेफिसिट को हम कट करेंगे और बूस्टिंग कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। बोरिंग कम कर रहे हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं, सोशल स्पेंडिंग को बढ़ा रहे हैं, इस तरह से। तो बहुत सारे लोग सरप्राइज रह गए, ठीक है। वेल क्रिटिक्स रिमेन कॉशियस, एक्सपर्ट सॉ ए वेल बैलेंस काउंटर साइक्लिक अप्रोच, ठीक है। तो काउंटर साइक्लिक अप्रोच क्या होता है ये अपन समझ लेते हैं। पहले हम साइक्लिसिटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी समझते हैं। देखो देखो भाई, ध्यान से देखो, इधर देखो सब बच्चे, ये है अपना मार्केट, ठीक है। अब मार्केट के अंदर है ना इकोनॉमी बहुत मस्त तरीके से बूम कर रही है, बूम बूम बूम, ठीक है। इस तरह से, सॉरी, इस तरह से बहुत अच्छे से बूम कर रही है इकोनॉमी, है ना। ये वाला जो फेस है ये वाला चल रहा है बूम फेस। बूम फेस जब चल रहा है तो फिर गवर्नमेंट भी मस्ती में आ गई। गवर्नमेंट ने बोला अरे भाई इतना बूम चल रहा है, लो भाई मैं भी तुमको पैसा देती हूँ। मार्केट के अंदर गवर्नमेंट भी पैसे लुटा रही है, ठीक है। स्कीम निकाल रही है, टैक्स रेट कम कर दे रही है, ठीक है। गवर्नमेंट भी ऐसे कह रही है कि आराम से करो तुम, बूम बूम, है ना, इस तरह से चल रहा है। और जैसे ही नीचे जा रही है, मान लीजिए इकोनॉमी ऐसी जा रही है, रिसेशन आ गया, तो गवर्नमेंट भी अपना पैसा लेकर चुपचाप बैठ जा रही है। गवर्नमेंट बोले मैं भी नहीं दूं मार्केट के अंदर पैसा। ऐसी जो अप्रोच होती है जिसके अंदर क्या है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी से से लिंक होकर गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी बनाता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज प्रो साइक्लिक, ठीक है। उसको प्रो साइक्लिक बोलते हैं, राइट। और अगर मान लीजिए बूम फेस आ रहा है इकोनॉमी का बूम फेस आ रहा है और गवर्नमेंट कह रही है कि मैं तो कुछ स्पेंड नहीं करूं और टैक्स रेट भी बढ़ा दूंगी, सारा पैसा ले लूंगी किसके अंदर से, मार्केट के अंदर से, तो ये जो होता है, ये वाला स्टेज जो होता है, ये वाली जो फिस्कल पॉलिसी होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसको बोला जाता है अपना काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो प्रो साइक्लिक समझ में आ गया, काउंटर साइक्लिक समझ में आ गया कि मतलब गवर्नमेंट जब मार्केट बूम कर रहा है, मार्केट बहुत तगड़ा चल रहा है, तो गवर्नमेंट भी बड़ी दयावान हो रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा रही है, लो भैया ले लो लूट लो, ठीक है, टैक्स रेट कम कर रही है। और जब मार्केट क्या कर रहा है, डाउन जा रहा है, तो गवर्नमेंट भी बोल रही है भैया मैं तो कुछ पैसा नहीं लूंगा, मैं तो कुछ पैसा स्पेंड नहीं करूं और तुमसे और ले लूंगी, मार्केट से पैसा और उठा रही है थ्रू द टैक्सेस। मार्केट मतलब हमसे पैसा उठा रही है थ्रू द टैक्सेस, ठीक है, टैक्स बढ़ा दिए। तो ये जो पॉलिसी है जिसके अंदर बूम के फेज के अंदर आप क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी लगा रही है, और रिसेशन के फेज के अंदर कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगा रही है। ये क्या है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज प्रो साइक्लिक। और जबकि प्रो साइक्लिक के बाद जो काउंटर साइक्लिक होती है वो ऐसी होती है कि जब ज्यादा पैसा आ रहा है, बूम हो रहा है मार्केट के अंदर, तो गवर्नमेंट चुपचाप बैठी शांत,
दैट इज नोन एज काउंटर साइक्लिक। गवर्नमेंट शांत बैठी है, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा यहाँ पर खर्च कर नहीं रही मार्केट के अंदर, और टैक्सेस रेट ज्यादा लगा रही है जिससे कि मार्केट से पैसा आ जाए। और वहीं रिसेशन में जब इकोनॉमी जा रही है तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है, ठक 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 इस तरह से। तो अब जैसे इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है ना, तो वेल बैलेंस काउंटर साइक्लिक पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और सोशल स्पेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोला जा रहा है कि काउंटर साइक्लिक अप्रोच अपना रही है गवर्नमेंट। I hope this is clear. Cyclicity of the fiscal policy simply refers to a change in the direction of the government expenditure and the taxes based on the economic conditions. There are two types of cyclic fiscal policy. यहाँ पर देख लो काउंटर साइक्लिक है और प्रो साइक्लिक है। प्रो साइक्लिक के अंदर आप देख सकते हैं फिस्कल पॉलिसी इज कंसिडर प्रो साइक्लिक इफ इट इज एक्सपेंशनरी ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम्स एंड कॉन्ट्रैक्शनरी ड्यूरिंग रिसेशंस। इन प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट स्पेंड मोर और कट टैक्सेस, ठीक है। और जबकि ऑन द अदर हैंड इज द पॉलिसी इज एक्सपेंशनरी ड्यूरिंग द रिसेशन, रिसेशन के टाइम पर एक्सपेंशनरी है तो काउंटर साइक्लिक बोला जाता है उसको। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।